गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति का जो भी न्याय के संबंध में था उसके विषय में हम लोगों ने डिटेल से पढ़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट का 3 निर्णय था फांसी की सजा के संदर्भ में, न्यायिक व्यवस्था के संबंध में। उन तीनों निर्णय में क्या क्या कहा गया था उसके विषय में हम लोगों ने देखे। 2025 का फिर राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति के संबंध में क्वेश्चन में पूछा गया था, उसके विषय में भी चर्चा की। और हम लोग आज जो देखेंगे वो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। आपको पता है कि डेमोक्रेसी का 3 पिलर है, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। और ये तीनों ही पिलर इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, संसदीय शासन व्यवस्था में। और संसदीय शासन व्यवस्था में तीनों अपने अपने क्षेत्र के अनुसार कार्य करते हैं। यदि आपस में इनका टकराव होता है तो उससे लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न होता है। इसीलिए हम लोग आज न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। और न्यायालय के संदर्भ में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा पॉइंट आएगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में हमेशा अक्सर विवाद रहा है। कभी देखिएगा जून 1975 में जब देश में इमरजेंसी को लागू किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उस समय सीनियरिटी के आधार पर सीजीआई नहीं बनाया गया, जिसके कारण देश में एक नया विवाद उत्पन्न हो गया। उस समय जो जूनियर जज थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो इसी विवाद को समाप्त करने के लिए धीरे धीरे फिर कंसेप्ट आता है प्रथम जज केस 1982 में, जिसमें कहा जाता है क्या है कि भारत के राष्ट्रपति जब किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो उसमें सीजीआई से सलाह लेना अनिवार्य है। यह 1982 के प्रथम जज केस में निर्णय आया। फिर आगे चल करके 1993 में दूसरा जज केस आया। उस दूसरे जज केस में बोला गया क्या कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से एक सीजीआई और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, उनका सलाह राष्ट्रपति को लेना अनिवार्य है। फिर आगे चल करके 1999 में तीसरा जज किया जाएगा। और इसी समय फिर आपको कॉलेजियम सिस्टम के रूप में एक सिस्टम का निर्माण होगा। और कॉलेजियम सिस्टम में टोटल जो है वो 5 न्यायाधीश है। 1+4 का कंसेप्ट होगा। 1 कौन है तो सीजीआई है, और 4 कौन है तो सीनियर जज हो गए सुप्रीम कोर्ट का। इसी प्रकार जब हम लोग पढ़ते हैं 2015 में चौथा केस आएगा जज के संबंध में, और उसमें एनजेक को समाप्त कर दिया जाएगा जो 99 अमेंडमेंट से किया गया है। 2014 में एनजेक था जिसमें टोटल सदस्यों की संख्या 6 थी। यह कंसेप्ट लाया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा अमेरिका में से। एनजेक उसको समाप्त कर दिया जाएगा और कॉलेजियम सिस्टम को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। और कॉलेजियम सिस्टम जो है, जो भी सुझाव या राय राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उसी के अनुसार 3 कार्य करते हैं। किसी भी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में नियुक्ति के अपॉइंटमेंट के संबंध में, दूसरा कहा जाता है ट्रांसफर के संबंध में, और तीसरा जो है प्रमोशन के संदर्भ में। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग नियुक्ति के संबंध में देखेंगे इसके संदर्भ में। फिर सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अच्छा आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में, सुप्रीम कोर्ट जो है भाग 5 में है, और अनुच्छेद जो है आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक है। जैसे अभी देखिएगा राजस्थान में सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ 2024 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक निर्णय अपने खुले में देता है, खुले में अपना निर्णय सुनाता है, वह किस अनुच्छेद में है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। आप कोई भी पेपर देने जाइएगा तो सर्वोच्च न्यायालय का जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 124, 124 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 124 में 7 क्लाउज है, और ये 7 क्लाउज बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उनकी क्या योग्यता है, जिसका 124 में ही मिलेगा उल्लेख। तो हम लोग आज जो है कुछ आर्टिकल की चर्चा करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। सर्वोच्च न्यायालय से कहीं न कहीं एग्जाम में क्वेश्चन मेंस में भी आता है और प्री में भी आता है। तो सुप्रीम कोर्ट और यह न्यायपालिका सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका का बैकग्राउंड थोड़ा मैं समझा देता हूं कि जब आप पढ़ेंगे संवैधानिक विकास ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, तो सबसे पहले 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन ब्रिटिश कंपनी के द्वारा किया जाएगा। और उस समय ब्रिटिश अधिकारी सर एलिजा इम्पे को कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा।
फिर उसके साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी होंगे, और वह 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? चैम्बर, हाइड और लिमेस्टर थे। तो उस समय जब गठन किया गया तो टोटल न्यायाधीश जो थे वो 4 थे। उसी प्रकार जब संविधान बनाया गया 28 जनवरी 1950 ईस्वी को जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा या स्थापना किया जाएगा, तो इसमें टोटल न्यायाधीश कितने थे? 8 थे। 1+7 का कंसेप्ट है, और ये धीरे धीरे बढ़ करके फिर आपको है न्यायाधीशों की संख्या जो है आगे भी बढ़ता चला जाएगा, और वर्तमान समय में 2019 में जो लास्ट न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया गया वो 1+33 है। 1 मतलब सीजीआई और 33 का मतलब है अन्य न्यायाधीश। तो अब हम लोग देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन में कब कब वह बढ़ाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है जो है इसका गठन का होगा, इसकी स्थापना की बात किया गया है। तो उन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के विषय में आप याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे उसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। इसके अलावा भारतीय संविधान का व्याख्याकार, एक्सप्लेनर भी कहा गया है। तो ये सभी मिलाकर के इंपॉर्टेंट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपको है विभिन्न प्रकार के संविधान का संरक्षक है। इसीलिए जब देखिएगा आप पढ़ेंगे कि जब सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश शपथ ग्रहण करते हैं तो उनकी शपथ में मुख्य जो प्रावधान रखा गया वो ईमानदारी का, ऑनेस्ट का, सत्य और निष्ठा के आधार पर वो अपना निर्णय देते हैं। उनके पास जो भी प्रमाण आएगा उसी प्रमाण के आधार पर वो निर्णय देंगे। तो उन्हीं को ईमानदारी को शपथ लेना इंपॉर्टेंट माना गया है। किसके सामने? तो केंद्र में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करते हैं, जबकि राज्य में राज्यपाल के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। तो उन सभी प्रक्रियाओं को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में है, अनुच्छेद कहां से कहां है, इसकी शुरुआत करते हैं। भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक है। अच्छा, मैंने बोला क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में जो बनाया जाएगा, ब्रिटिश संवैधानिक विकास में पढ़ते हैं वो 1774 में। सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। गठन या स्थापना किया गया था। और यह कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या थी? राजधानी थी, इसीलिए कलकत्ता में रहा। जब 1912 में आप पढ़ेंगे ना कि 1912 में राजधानी को बदल करके कलकत्ता की जगह दिल्ली लाया जाएगा, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय भी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली में बना दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा। और इस समय जो गठन किया गया था 1774 में, गठन या स्थापना, तो इस समय कंसेप्ट जो था 1+3 का था। टोटल जो थे वो 4 थे। यह 1 कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे थे। दूसरा चैम्बर, तीसरा हाइड, चौथा लिमेस्टर
तो आप इसमें याद रखिएगा, जब 1774 में ब्रिटिश कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया, उस समय टोटल जो थे 1+3 का कंसेप्ट था। टोटल कितने थे? 4 थे। यही प्रक्रिया आगे चल करके बढ़ेगा, और यह प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगा, इसमें आप जब भी पढ़ेंगे, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया में, जैसे संविधान बनाया गया, तो संविधान जब बनाया गया तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। गठन या स्थापना किया गया। जब इस समय गठन या स्थापना किया गया तो इस समय टोटल कितने थे? तो इस समय टोटल जो थे कंसेप्ट में याद रखेंगे 1+7 का कंसेप्ट था। टोटल कितने थे इसमें? 8। जब यह संविधान लागू होने के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया तो उसमें टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8, जिसमें 1 जो थे वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश थे, और 7 जो थे वह अन्य न्यायाधीश थे। टोटल 8 थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम CJI। इस समय कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। तो आप इसमें याद रखिएगा, यह सर्वोच्च न्यायालय में जब संख्या 8 था, तो उस समय पहला जो है संविधान लागू होने के बाद जो बनाया गया था, तो उसमें आप याद रखेंगे हीरालाल जे कानिया थे। अभी वर्तमान समय में देखेंगे, अभी वर्तमान समय में सूर्यकांत हैं। लेकिन ये जो सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुआ है, वह कैसे कैसे बढ़ोतरी हुआ है, उसके विषय में भी हम लोग चर्चा करते हैं। अब जाकर के 1950 में जब बनाया गया 8, तो 1956 में 6 वर्ष के बाद 1956 में 1+10 का कंसेप्ट लाया गया। टोटल न्यायाधीश कितने रह गए? इसमें टोटल न्यायाधीश जो थे आपको बढ़ करके 11 कर दिया गया। फिर 1960 में 1960 में 4 वर्ष के बाद फिर किया गया, इसमें 1+12 कर दिया गया। टोटल कंसेप्ट कितना लाया गया? 13 न्यायाधीश होंगे। यह बार बार आपको है जो न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी किया गया। फिर इसके बाद 18 वर्षों के बाद 1978 में न्यायाधीशों की संख्या 1+17 कर दिया गया। टोटल कितने न्यायाधीश हो गए? 18 न्यायाधीश हो गए। फिर इसके बाद 8 वर्ष के बाद 1986 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा के फिर कर दिया गया 26 कर दिया गया। 2009 में 1+30 कर दिया गया है, तो 31 हो गया। फिर 2019 में इनकी संख्या 1+33 कर दिया गया है। टोटल कितने हो गए हैं? 34। तभी वर्तमान समय में यही कंसेप्ट है जो चल रहा है आपका। अभी वर्तमान समय में कौन CJI है? तो वर्तमान समय में CJI जो है सूर्यकांत हैं, जो किस क्रम में है? 53वें क्रम में है। आप इसे याद रखिएगा। अभी जो है किस क्रम में है? तो आपको 53 क्रम में है। और इस 34 में से केवल एक महिला न्यायाधीश है। आप इतना भी याद रखिएगा, 34 में से केवल एक
महिला न्यायाधीश है जिसका नाम है बीवी नागरत्ना। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में एकमात्र महिला है, डॉक्टर बी नागरत्ना। 2021 से 2027 के बीच में, और ये कर्नाटक से है, इतना याद रखेंगे आप। और इनके विषय में फैक्ट और एक याद रखिएगा, ये 55वें क्रम में सीजीआई बनेगी। यदि यह सीजीआई बनती है तो सर्वोच्च न्यायालय में पहली भारतीय महिला सीजीआई बनेगी। और वह किस क्रम में बनेगी तो आप याद रखिएगा कि 55वें क्रम में। तो यह आप जब पढ़ेंगे तो यह याद रखेंगे कि 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के आधार पर 1774 में बनाया गया, फिर संविधान लागू हुआ, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, गठन या स्थापना किया गया। तो उस समय 8 था, 1+7 का कंसेप्ट था, जिसमें से प्रथम आप याद रखिएगा सीजीआई कौन थे, हीरालाल जे कानिया। फिर 1956 में इसकी संख्या 8 से बढ़ा करके 11 कर दिया गया, फिर इनकी संख्या 60 में 13 कर दिया गया, 78 में 18 कर दिया गया, 86 में 26 कर दिया गया, 9 में 31 कर दिया गया, 19 में 34 कर दिया गया। और वर्तमान समय में अभी कौन है सीजीआई तो सूर्यकांत है, जिस किस क्रम में है तो 53 क्रम में है। और वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में एक महिला न्यायाधीश है। तो आप याद रखिएगा डॉक्टर बी नागरत्ना, कर्नाटक से 2021 से 2027 के बीच में। और यदि यह सीजीआई बनती है तो आप याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम भारतीय महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी। सर्वोच्च न्यायालय में अब तक टोटल महिला जो है वो 11 महिलाएं हैं, नियुक्त हुई है। 1988 से लेकर के 2025 तक मैं बता रहा हूँ। और वो कौन कौन से महिलाएं रही है उनके विषय में भी हम अभी डिटेल से बताएंगे, है ना, कि कौन कौन से। मैं सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ा रहा हूँ तो सर्वोच्च न्यायालय में टोटल डिटेल से कराएंगे आपको, सर्वोच्च न्यायालय का सभी एंगल एक एक करके करेंगे, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने क्या है कि अनुच्छेद 124 में मैंने बोला क्या कि 7 क्लाउज है। 124(1) में क्या कहा गया, 124(2) में क्या कहा गया, 124(3) में क्या है, 124(4) में क्या है। तो 104(7) में क्लाउज में है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग जो है 124 से लेकर के 147 के बीच में जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद के विषय में चर्चा करेंगे। और मैंने बोला क्या कि अनुच्छेद 124 में 7 क्लाउज है। तो अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन या स्थापना संबंधी प्रावधान है। के गठन एवं स्थापना संबंधी प्रावधान है। और यही आप देखिएगा 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय का गठन या स्थापना किया गया है, लिखा है। और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का पहला जो मुख्य न्यायाधीश बने हीरालाल जे कानिया। उस समय टोटल न्यायाधीश कितने थे, 8 थे। फिर इसको बढ़ा करके 1956 में कर दिया गया 11, फिर 1960 में कर दिया गया 13, 1978 में कर दिया गया 18, 1986 में कर दिया गया 26, 2009 में 31, 2019 में 34 कर दिया गया।
और मैंने बोला क्या कि अभी वर्तमान में सीजीआई कौन है, तो सूर्यकांत है। याद रखिएगा जो किस क्रम में है, तो 53 क्रम में है। और 54 क्रम में कौन बनेंगे, तो 54 क्रम में आप नोट कर सकते हैं यहाँ 54वां भारत का सीजीआई विक्रमनाथ बनेंगे, नाथ। और ये कब बनेंगे, फरवरी 2027 में। और यह सितंबर में रिटायर भी कर जाएंगे, अगस्त में, क्योंकि 2021 में इनकी अपॉइंटमेंट है। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि 55वें क्रम में कौन बनेगी, बीवी नागरत्ना। यह हो सकता है यह बने 55वें क्रम में सीजीआई केगा। अनुच्छेद 124 में क्या प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन या स्थापना संबंधी प्रावधान रखा गया है, जो अनुच्छेद 124(1) में है। अब अनुच्छेद 124(2) में क्या है, अनुच्छेद 124(2) सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं, तो नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। प्रावधान है। अच्छा, नियुक्ति के साथ साथ पदोन्नति और स्थानांतरण संबंधी भी प्रावधान है। पदोन्नति एवं स्थानांतरण संबंधी भी प्रावधान है। अब यहां आ गया अपॉइंटमेंट के संबंध में। अब इस अपॉइंटमेंट को जानने के लिए आपको कॉलेजियम सिस्टम और एनजेल के विषय में जानना होगा, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम आएगा जून 1975 ईस्वी में। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जब इमरजेंसी लगाएगी, तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पर सीनियरिटी का सर्वोच्च न्यायालय में अतिक्रमण होगा। अब सीनियर को जज नहीं बनाने का अतिक्रमण होने के कारण क्या है कि 1982 में ये 4 केस है। 1982 में एक केस, पहला केस है प्रथम जज केस, फिर दूसरा 1993 में दूसरा जज केस, फिर 1999 में तीसरा जज केस, और फिर 2015 में चौथा जज केस। और ये चारों केस के आधार पर हम लोग देखते हैं कि इसी समय आ जाएगा कॉलेजियम सिस्टम। जब 1999 में आएगा तो उसी समय कॉलेजियम सिस्टम हो जाएगा। और कॉलेजियम सिस्टम में टोटल कितने न्यायाधीश होंगे, तो 1+4 टोटल 5 न्यायाधीश होंगे। और ये 5 न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को जो सुझाव देते हैं उसी के आधार पर भारत के राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और प्रमोशन के संबंध में कार्य करते हैं। तो यह नियुक्ति के संबंध में आपको इंपॉर्टेंट है कॉलेजियम सिस्टम, जिसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। और यह कॉलेजियम सिस्टम जो है, इसमें कैग एक संवैधानिक संस्था है। 2008 में भी और 2018 में भी इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के विषय में बोला क्या कि इस सिस्टम को समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बोला क्या कि एक तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, और दूसरा क्या है
कि इसमें भ्रष्टाचार के साथ साथ आपको भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसने एक रिपोर्ट जारी किया। उस रिपोर्ट में बताया गया कैग ने कि 200 परिवार है जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय पर अपने एकाधिकार मोनोपोली बनाए हुए हैं, इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर दिया जाए। तब 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम से वैकल्पिक विचार किए और कंसेप्ट लाए एनजैक का। कहां से? अमेरिका से। एनजैक का अर्थ है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान भी किया गया। 99वें संविधान संशोधन इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में एनजैक कार्य करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया 2015 में। और 2015 में ही चतुर्थ जज केस आया जिसमें बोला गया कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही यह नियुक्ति जो होगा, पदोन्नति होगा और स्थानांतरण के संबंध में किया जाएगा। तो यह नियुक्ति के संबंध में कुछ कंसेप्ट है और इसको जानना भी है। जैसे फर्स्ट ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन ही पूछा गया था कि कॉलेजियम सिस्टम में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो कॉलेजियम सिस्टम में टोटल 5 न्यायाधीश होते हैं, जबकि एनजैक में कितने होते हैं सदस्य, उसमें 6 सदस्य है। इसके विषय में डिटेल से देखते हैं कि कैसे कैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 124(2) में देख रहे थे और मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 124(2) में है नियुक्ति संबंधी प्रावधान रखा गया है। नियुक्ति के साथ साथ प्रमोशन, पदोन्नति और स्थानांतरण, ट्रांसफर संबंधी भी प्रावधान इसी में रखा गया है। अच्छा, जब आप नियुक्ति संबंधी पढ़ेंगे तो नियुक्ति संबंधी 2 प्रकार के प्रावधान है। अब वो दोनों प्रावधान क्या है? एक तो कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम के बाद फिर कर दिया गया एनजैक। एनजैक को फिर सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया और फिर कॉलेजियम सिस्टम को लागू कर दिया गया। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम है बना कैसे, आया किस प्रकार का, उसका इतिहास क्या है, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो नियुक्ति संबंधी 2 प्रावधान, एक प्रावधान में बोल रहा हूं कॉलेजियम सिस्टम जो वर्तमान समय में चल रहा है, और दूसरा कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके एक नया प्रावधान लाने पर विचार किया गया था जिसका नाम रखा गया था एनजैक। और एनजैक में कितने सदस्य थे? तो एनजैक में 6 सदस्य थे। उन दोनों के विषय में हम लोग देखते हैं नियुक्ति संबंधी में। तो नियुक्ति संबंधी में जो सबसे पहला प्रावधान है वह कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम में 1+4 टोटल 5 न्यायाधीश है। और कॉलेजियम सिस्टम में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलने के कारण कॉलेजियम सिस्टम के स्थान पर एनजैक लाया गया। एनजैक, और यह कहां से कंसेप्ट लिया गया? अमेरिका से। और कंसेप्ट कब लिया गया? 2009 से यह प्रक्रिया शुरू हुआ, 2014 में बनाया गया इसे, फिर इसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एनजैक का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहा है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो हम लोग पहले तो देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम में, कॉलेजियम सिस्टम का विकास किस प्रकार हुआ है, ये कैसे विकसित हुआ है। इस बार क्वेश्चन 2025 में आईएएस के मेंस में भी ये पूछा गया है कि भारत में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है और अमेरिका में जो
न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, उन दोनों में क्या आपको है अंतर है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कॉलेजियम सिस्टम में याद रखिएगा, ये जो आया है इसके लिए एक, जब जून 1975 ईस्वी में देश में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टरबेंस को बता करके भारत में राष्ट्रीय संकट की घोषणा की गई थी। और राष्ट्रीय संकट की घोषणा के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में वरिष्ठता, सीनियरिटी को ध्यान में नहीं रखा गया। जूनियर जज को सीजीआई बनाया गया। तो यहां से यह विवाद उत्पन्न होने लगा और इसी विवाद के कारण जो है प्रथम जज केस, दूसरा जज केस, तीसरा जज केस और चौथे जज केस आएगा और उसी में कॉलेजियम सिस्टम बनेगा। तो इसके विषय में हम लोग देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम के विषय में। इसकी नियुक्ति के संबंध में सबसे पहला जो आया था प्रथम जज केस, (1982) में। अच्छा, प्रथम जज केस में क्या कहा गया कि न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होगा तो उसमें सीजीआई से सहमति लिया जाएगा। मतलब कि सीजीआई से सहमति होनी चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सीजीआई से सहमति लेना चाहिए, मतलब सहमति उनकी लेनी चाहिए। तो इसमें मुख्य प्रावधान आप याद रखिएगा क्या है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीजीआई से सहमति लेना चाहिए। यह प्रावधान रखा गया था प्रथम जज केस में 1982 में। फिर दूसरा जज केस आएगा, द्वितीय जज केस 1993 में। इसमें क्या कहा जाएगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक तो सीजीआई और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सहमति अनिवार्य है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सहमति अनिवार्य है। यह द्वितीय जज केस 1993 में लाया गया। फिर तृतीय जज केस आया, तृतीय जज केस 99 में आया था, 1999 में। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सीजीआई प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों के द्वारा जो नाम का सुझाव दिया जाएगा, राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करेंगे। और इसी समय हमारा जो है, इसी केस में हमारा कॉलेजियम सिस्टम का अस्तित्व आ गया।
और ये कॉलेजियम सिस्टम में ये बोला गया क्या कि जो सर्वोच्च न्यायालय के एक तो 4 वरिष्ठ होंगे और एक सीजीआई होगा। राष्ट्रपति के पास जो नाम का सुझाव देंगे, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे। तो ये याद रखिएगा, तृतीय जज केस 1999 में आया गया। अच्छा, चतुर्थ जज केस कब आया था? चतुर्थ जज केस 2015 में आया। उसमें क्या कहा गया कि एनजेक जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के 99वें संविधान संशोधन से जो किया गया था, उसको 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना को अपना पक्ष लेते हुए कि संविधान के आधारभूत संरचना का बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा एनजेक को समाप्त कर दिया गया और बोला गया क्या कि उसी से आपको है कॉलेजियम सिस्टम को फिर से लागू कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा, चतुर्थ जज केस जो है, चौथा जज केस चतुर्थ जज केस 2015 में आया और इसमें आप याद रखिएगा एनजेक को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया। और क्या बताया कि घोषित किया गया कि संविधान की आधारभूत संरचना का वायलेशन कर रहा है और इसके स्थान पर कॉलेजियम सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर दिया गया। ये 4 जज केस है और इसी के तहत यह कॉलेजियम सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट है। आज कॉलेजियम सिस्टम के विषय में कैग ने 2 बार रिपोर्ट जारी कर चुका है, एक बार 2008 में, दूसरी बार 2018 में। और दोनों बार में कैग ने बोला है क्या कि कॉलेजियम सिस्टम में भ्रष्टाचार चल रहा है और भाई भतीजावाद चल रहा है, इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके कोई नया सिस्टम को हम लोग को लॉन्च करना चाहिए। ये सुझाव दिया गया था कैग के द्वारा। कैग भी एक संवैधानिक संस्था है। तो आप याद रखिएगा कॉलेजियम सिस्टम का अस्तित्व कैसे आया, प्रथम जज केस, द्वितीय जज केस, तृतीय जज केस में आ गया और यह एनजेक को समाप्त कर दिया गया 2015 में। और एनजेक को समाप्त करके किसको रिकॉग्नाइज बना दिया गया? तो कॉलेजियम सिस्टम को रिकॉग्नाइज बना दिया गया। तो यह कॉलेजियम सिस्टम का इतिहास भी है, कैसे कैसे आया है। अब हम लोग एनजेक के विषय में थोड़ा सा चर्चा देख लेते हैं कि एनजेक मान ले कभी एग्जाम में आ भी जाए। एनजेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यह 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करने के बाद आधे राज्यों का समर्थन भी लिया गया था, लेकिन यह एनजेक को बाद में गैर संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट में 2015 में घोषित कर दिया। तो एनजेक के विषय में देखते हैं। एनजेक इंपॉर्टेंट है। एनजेक का पूरा नाम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अच्छा, एनजेक में टोटल कितने से पहले याद रखेगा कि 2008 में जब कैग रिपोर्ट जारी करके बोलेगा क्या कि कॉलेजियम सिस्टम में भ्रष्टाचार हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है, तब 2009 में मनमोहन सिंह जो है एनजेक अमेरिका से कंसेप्ट लाएंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। तो याद रखिएगा यह एनजेक की अवधारणा अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। एनजेक में कुल 6 सदस्य थे। एनजेक में कुल कितने सदस्य थे? 6 थे, जिसमें से 1+2 यह सुप्रीम कोर्ट से थे।
एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश थे। एक भारत का महान्यायवादी और 2, इन 2 को नियुक्ति करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। तीन सदस्यीय समिति था। एक में थे सीजीआई, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, तीसरा लोकसभा के विपक्ष का नेता। अच्छा, ये जो 2 सदस्य होंगे वो किस प्रकार के लोग बनेंगे? एससी, एसटी, ओबीसी, महिला में से बनाया जाएगा और यही जो सुझाव देंगे उसी को भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे। जब यह कंसेप्ट लाया गया, इसमें संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, संविधान संशोधन अधिनियम 2014 ईस्वी में एमजैक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और यह जब 2014 में कुछ समय के लिए इसको कॉलेजियम सिस्टम को अब समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर आ गया एमजैक। एमजैक से कुछ नियुक्ति हुआ, लेकिन एमजैक को 2014 के अंतिम समय में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना का हवाला देते हुए इसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। तो आप याद रखिएगा कि 2015 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने एमजैक को 2015 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने एमजैक को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। गैर संवैधानिक घोषित कर दिया और तर्क दिया कि संविधान के आधारभूत संरचना का अतिक्रमण हो रहा है जो स्वतंत्र न्यायपालिका खंडित हो रहा है। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रभावित हो रहा है। और ये कंसेप्ट याद रखिएगा, जब अमेरिका से लाया गया था तो ये 2009 में लाया गया था। इसको बनने में भी लगभग में 5 साल लग गया था, लेकिन इसे 5 साल में इसको बना भी और इसको समाप्त भी कर दिया गया। तो ये आप याद रखिएगा, यह सर्वोच्च न्यायालय में एमजैक का कंसेप्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एमजैक किस प्रकार का संशोधन था, तो याद रखिएगा यह 2/3 बहुमत
विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन से संबंधित था। और एनजेक को सबसे पहले भारत के किस राज्य ने मान्यता दिया था? ये वहां के विधानसभा ने सबसे पहले प्रस्ताव पास किया था, तो राजस्थान विधानसभा सबसे पहले इस प्रस्ताव को पास किया था। लेकिन ये आप याद रखेंगे, अब वर्तमान समय में एनजेक नहीं चल रहा है, लेकिन अभी समय समय पर देखिएगा एनजेक का काफी मामला उठते रह रहा है। हो सकता है कभी भविष्य में कॉलेजियम सिस्टम के स्थान पर एनजेक को लाने का प्रोसेस फिर से शुरू किया जाएगा, तो भविष्य की बात है, उसमें जब आगे है तो उसको देखेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में दो मैंने प्रावधान बता दिए, एक कॉलेजियम सिस्टम जो वर्तमान समय में चल रहा है और एक एनजेक। नियुक्त कौन, नाम का सुझाव कौन देते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए? कॉलेजियम सिस्टम। नाम का सुझाव देंगे राष्ट्रपति। उसे ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रमोशन के संबंध में, पदोन्नति और स्थानांतरण ट्रांसफर के संबंध में कार्य करते हैं। तो यह नियुक्ति संबंधी प्रावधान था। इसके साथ साथ आप यह भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकाल का भी उल्लेख मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकाल जो है वो है तो 65 वर्ष उनका उम्र सीमा हो जाए, ये 6 वर्ष वो पूरे अपना कार्यकाल को कर ले। तो आप इतना याद रखिएगा कि कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय में कितना रखा गया है। उम्र सीमा यदि 65 वर्ष हो जाता है तो वह रिटायर कर जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और यदि वह 65 वर्ष ना करके 6 वर्ष अपना वह कार्यकाल कर लेंगे तब वह रिटायर कर जाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन रखा गया है जो इससे जुड़ा हुआ है। कल को क्वेश्चन आएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कार्यकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप बताइएगा। अनुच्छेद 124(2) में इसका उल्लेख मिलता है। तो यह नियुक्ति संबंधी कार्यकाल के संबंध में हम लोगों ने देख लिए। इससे पहले हम लोगों ने गठन के संबंध में पढ़ रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब कब किस अनुच्छेद में है, तो 124(1) में है गठन, 124(2) में है नियुक्ति और कार्यकाल का उल्लेख है, 124(3) देखते हैं। 124(3) में क्या है, योग्यता या क्वालिफिकेशन का उल्लेख मिलता है, तो उसके विषय में देखते हैं। आप